You're watching The Optimist, your place to grow, learn, and stay inspired. If you enjoy the vibe, do not forget to like, share, and subscribe. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द ऑप्टिमिस्ट चैनल पे। और द फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर के पार्ट 2 में आज हम स्टार्ट करेंगे हेडिंग 1.1 से, जो कि है द स्ट्रगल टू सरवाइव। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द हेडिंग। ये हेडिंग है हमारी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इस टॉपिक में, इस हेडिंग के अंडर हम कुछ ऐसे फैक्टर्स पढ़ेंगे, कुछ ऐसे रीजन पढ़ेंगे जिसके कारण फ्रांस में अनरेस्ट या टेंशन का माहौल था। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर था पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, जनसंख्या का बहुत अनियंत्रित तरीके से बढ़ जाना। तो हम देखेंगे फ्रांस में जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई थी। और आपको पता होगा कि 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लैक्स, 10 लाख। तो फ्रांस में 1717 से लेकर 1789 के बीच में, 1789 वो टाइम है जब ये रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो इन दोनों ईयर्स के बीचों बीच हम देखेंगे कि लगभग 5 मिलियन लोग बढ़ जाते हैं फ्रांस में। आज के टाइम से अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं है 5 मिलियन लोगों का बढ़ जाना। बट उस टाइम पे जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा क्लाइमेट ऐसा नहीं था कि उस जगह का कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें उगा सकें, प्रोडक्शन कम था, तो इंडस्ट्रीज उतनी ज़्यादा थी नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है फ्रांस में अनरेस्ट या टेंशन का। फ्रांस की पॉपुलेशन 5 मिलियन बढ़ गई एंड दिस क्रिएटेड प्रेशर ऑन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब है जो भी वहाँ के संसाधन थे, फूड कह लो या कुछ भी बाकी और रिसोर्सेज भी हैं, ज़मीन, लैंड, इन सब पर क्या पड़ा, बहुत ज़्यादा एक प्रेशर पड़ा क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब नेक्स्ट पॉइंट जस्ट इसका आगे की बात करता है, राइजिंग डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। अब क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई तो भाई उस पॉपुलेशन को खाने के लिए भी चीज़ें चाहिए, अनाज ज़्यादा लगेगा घर में। अब तो लिखा है विद मोर माउथ्स टू फीड द डिमांड फॉर फूड स्पेशली ब्रेड द स्टेपल डाइट ऑफ मोस्ट पीपल शॉर्ट अप। शॉर्ट अप का मतलब यहाँ पर है बढ़ जाना। तो भाई जैसे ही ज़्यादा लोग बढ़ गए फ्रांस में, पॉपुलेशन बढ़ी, तो अनाज की जो डिमांड थी, जो फूड ग्रेन्स की डिमांड थी, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, और इन्हीं फूड ग्रेन से बनाया जाता था ब्रेड, जो कि वहाँ की स्टेपल डाइट। स्टेपल डाइट मतलब जैसे हम बोलते हैं इंडिया में स्टेपल डाइट है राइस, यानी राइस मैक्सिमम मेजॉरिटी के लोग खाते हैं। तो वहाँ पे उस टाइम पे ब्रेड ऐसे ही एक ऐसी डाइट थी, ऐसे खाने की चीज़ थी जो मैक्सिमम लोग यूज़ करते थे। और प्राइसेस बढ़ जाने के कारण, डिमांड बढ़ जाने के कारण, प्राइसेस को तो चलो अभी आगे देखते हैं, बट फिलहाल डिमांड बढ़ जाने के कारण सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। तो दूसरी दिक्कत ये थी कि अनाज की शॉर्टेज हो गई, फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो गई। अगर आप इसको नोट्स के फॉर्म में लिख रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि जब मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूँ आप उसके पहले ही वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर ये काफ़ी इसमें टिक मार्क या सर्कल में करता हूँ तो काफ़ी वो क्लियर नहीं दिखता होगा आपको। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड कह रही है ग्रेन प्रोडक्शन लैग। लैग मतलब अभी हम समझाते हैं आपको कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी लेकिन सप्लाई उस हिसाब से नहीं बढ़ पा रही थी। तो मैं पढ़ देता हूँ उसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज एट द सेम पेस एज डिमांड। पेस मतलब स्पीड। तो क्या बोला जा रहा है कि प्रोडक्शन पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं बढ़ा। जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन क्या हुई, बढ़ी। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ी भाई, लोग मांगेंगे ज़्यादा ग्रीन्स। लेकिन फ्रांस में क्या दिक्कत चल रही थी कि प्रोडक्शन, पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड बढ़ी, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ा, वो उतना ही रहा जितना पहले था। तो इस कारण से क्या हो रहा है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। सप्लाई मतलब प्रोडक्शन कम हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई फ्रांस में। इसी को कहा गया लैग। लैग मतलब इसमें डिमांड में और सप्लाई में दोनों में डिफरेंस आ गया।
तो लिखा है प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज एट द सेम पेस एट डिमांड। डिमांड जिस रफ्तार से डिमांड बढ़ रही थी उस रफ्तार से प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, और इससे क्या हुआ, इट रिजल्टेड इन अ शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। अनाज की शॉर्टेज हो गई फ्रांस में, कमी हो गई। ठीक है, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज, लेट मी जस्ट चेंज द कलर। ये एक जैसा कलर आपको दिख रहा होगा, ब्लू ले लेते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज राइजिंग ब्रेड प्राइसेस। अब भाई डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, प्रोडक्शन कम है, तो जाहिर सी बात है कि जो थोड़ा बहुत मार्केट में सामान होगा उसका प्राइस बढ़ जाएगा। गोल्ड क्यों महंगा है? क्योंकि गोल्ड की क्वांटिटी मार्केट में कम है। नेचर में गोल्ड उतना इजीली अवेलेबल नहीं जितना आयरन अवेलेबल है, इसीलिए महंगी हो गई। तो जो भी चीज़ रेयर होगी, जो भी चीज़ कम होगी, उसका प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, सो इस टाइम पे जो ब्रेड है उसके प्राइसेस बढ़ गए, क्योंकि ब्रेड भी किससे बनता है भाई? फूड ग्रेन से ही तो बनेगा, अनाज से ही तो बनाएंगे ब्रेड को। तो ब्रेड के प्राइसेस भी बढ़ गए, जो कि वहाँ की स्टेपल डाइट थी, मैक्सिमम लोग ब्रेड यूज़ करते थे। और इस कारण से एक और दिक्कत पैदा हो गई। लोग जो मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ। द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज शार्पली, मतलब प्राइस जो थे ब्रेड के वो शार्पली यानी बहुत तेजी से बढ़े, अचानक से और बहुत तेजी से बढ़े। मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट फॉर द पुअर हु रिलायड ऑन इट एज देयर मेन फूड। तो इसके सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ गरीब लोगों को, जो पुअर लोग हैं, क्योंकि उनका मेन जो खाना पीना था वो ब्रेड था। अब इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझो दोस्तों, जब कोरोना वायरस या कोरोना पैंडमिक आया, सब लोग अपने घर में बंद हो गए, तो सबसे ज़्यादा उसकी मार किसको पड़ी, सबसे ज़्यादा उसकी दिक्कत किसको झेलनी पड़ी? जो लोग गरीब थे, मजदूर थे, जो डेली अपनी कमाई उनकी रोज़मर्रा की कमाई डेली बेसिस पे होती थी, डेली ठेला लगाते थे, फिर जो कमाई होती थी उससे अपना घर चलाते थे। तो जब ये फ्रांस में दिक्कतें हुई, प्राइसेस बढ़े होंगे ब्रेड के, तो जाहिर सी बात है जो बड़े लोग होंगे उन्होंने मैनेज कर लिया होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको पड़ी? गरीबों को, क्योंकि वो उनकी इनकम तो उतनी ही थी। हमने ये देखा कि उनकी इनकम तो नहीं बढ़ी, लेकिन प्राइसेस बढ़ गए, जिस कारण से पुअर्स की लाइफ काफ़ी डिफिकल्ट हो गई। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है? वर्कर्स वेजेस। ठीक है, तो वर्कर्स वेजेस का मतलब क्या है, इसको मैं पहले पढ़ देता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। Most workers were employed as laborers in workshops. Their wages were fixed by employers and did not rise with prices. तो दोस्तों हो क्या रहा था कि ये जो वर्कर्स थे ये वर्कशॉप्स में काम करते। वर्कशॉप्स मतलब कारखाने थे, अलग अलग चीज़ें बनती थी उन कारखानों में, तो ये वर्कर्स वहाँ काम करते थे। और इनके जो वेजेस हैं, जो दिहाड़ी है, जो इनको डेली बेसिस पे पैसा मिलता था वो फिक्स था, कि जैसे मान लो 400 रुपये मिलेगा, 200 रुपये मिलेगा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ऐसा मान लो कि फिक्स प्राइसेस वेजेस इनको मिलते थे। अब बाहर क्या चल रहा था? बाहर मार्केट में चीज़ों के दाम बढ़ गए थे, ये हमने देखा था कि अभी ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए। लेकिन इन वर्कर्स की जो सैलरी कह लो, या सैलरी नहीं, वेजेस ही कहते हैं, जो इनके वेजेस थे, जो इनकी दिहाड़ी थी, जो इनकी कमाई थी, वो तो नहीं बढ़ रही थी। तो अब प्रॉब्लम क्या आई कि इनके वेजेस नहीं बढ़ रहे बट महंगाई बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है इनको प्रॉब्लम होगी। तो एक प्रॉब्लम ये थी फ्रांस में जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं। देन वाइडनिंग गैप। अब इससे क्या हुआ कि जो रिच और पुअर हैं सोसाइटी में, जो रिच और जो पुअर थे, इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। क्यों? क्योंकि प्राइसेस बढ़ने से पुअर बेचारा नेगेटिव में जा रहा था, ये अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा था। रिच को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनका तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तो ऑलरेडी जो रिच और पुअर के बीच में डिफरेंस था, वो इन प्राइसेस के बढ़ने से, इन्फ्लेशन मतलब ये जो फिलहाल आप समझ लीजिए जो महंगाई थी, इसके बढ़ने से और वेजेस के ना बढ़ने से, महंगाई तो बढ़ रही थी बट वेजेस नहीं बढ़ रहे थे। इसके कारण क्या हुआ कि रिच और पुअर लोगों के बीच में और भी ज़्यादा डिफरेंस आता गया। जो रिच थे वो रिच होते जा रहे थे, जो पुअर थे वो और गरीब होते जा रहे थे। देन सेवेंथ पॉइंट इज इम्पोर्ट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज। अब ये सारी दिक्कतें तो चल ही रही थी कि मार्केट में चीज़ों के प्राइस बढ़ गए थे, खासकर ब्रेड के प्राइसेस, फूड ग्रेन के प्राइसेस, सप्लाई कम थी।
इसके साथ साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम क्या आई कि इसी टाइम पे फ्रांस में बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज आने लगी। नेचुरल कैलामिटीज का मतलब है प्राकृतिक आपदा। जैसे कई कई साल बारिश ही नहीं होती थी, तो क्या पड़ जाता था, बारिश नहीं होती थी तो क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट्स, सूखा पड़ जाता था। फिर अगर बारिश होगी तो आपको पता है कि ये फ्रांस टेम्परेट जोन में, जहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है, तो वहाँ पे फिर हेल स्टॉर्म्स यानी ओले पड़ जाते थे। तो जब ओले गिरते हैं तो फसल खराब हो जाती है। तो फ्रांस में सूखा पड़ जाता था, कभी ओले गिर जाते थे। इससे क्या होता था, जो हार्वेस्ट थी यानी जो फसल है वो खराब हो जाती थी। अब ऑलरेडी अनाज कम है, उसके प्राइसेस बढ़े हुए हैं, और उसके ऊपर से अगर ऐसी कैलामिटी आ जाए, ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए कि भाई बाढ़ आ गई या ओले गिर गए या सूखा पड़ गया, तो इससे अगेन सीवियर फूड शॉर्टेज बढ़ती थी। मतलब फूड शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम है और ज़्यादा सीवियर और ज़्यादा गंभीर हो जाती थी। ठीक है, तो एक फैक्टर ये भी था। देन एट्थ पॉइंट पे आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार बना दे रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज सब्सिस्टेंस क्राइसिस या व्हाट वाज सब्सिस्टेंस क्राइसिस इन फ्रांस। तो इसको ध्यान समझिए, मैं पढ़ रहा हूँ पहले, फिर मैं समझाता हूँ आपको। This situation where people struggle to survive because of rising food prices and stagnant wages is called a subsistence crisis. It occurred frequently in France during the old regime. अब सबसिस्टेंस क्राइसिस किस समस्या का नाम है? यही जो अभी हमने बात की, नेचुरल कैलामिटीज का आना जिसके कारण फूड शॉर्टेज हो रही थी, प्राइसेस का बढ़ना लेकिन वेजेस का ना बढ़ना, डिमांड ज़्यादा होना बट सप्लाई ना होना, इन सारी दिक्कतों के कारण जो प्रॉब्लम अराइज हुई उसी को सबसिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं, जहाँ पे लोग अपनी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, फूड और बाकी चीज़ें, उसको पूरा ना कर पाएँ। तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस, यानी आपका सर्वाइवल ही डेंजर में आ जाए। तो ऐसा क्यों हो रहा था फ्रांस में? क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, और जो सप्लाई हो भी रही थी वो बहुत ज़्यादा महंगी प्राइसेस के साथ आ रही थी, यानी जो अनाज मिल भी रहा था वो बहुत महंगा था। देन अगर कभी कभार बदकिस्मती से ओले पड़ जाएं फसल के ऊपर या सूखा पड़ जाए तो सप्लाई और कम हो जाती थी। तो ऐसे जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस के टाइम पीरियड्स हैं ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे। दे वर फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट मतलब बहुत ऐसा फेस करना पड़ता था लोगों को ड्यूरिंग द ओल्ड रिजीम। ओल्ड रिजीम मतलब हमने कल क्या पढ़ा था, 1789 का जो 1789 के जो पहले का टाइम था, इसको ओल्ड रिजीम कहा जा रहा है, जब ये सारी दिक्कतें हो रही थी। तो ये ओल्ड रिजीम में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। अब इसमें आप राजा की गलती नहीं कह सकते हो, उसकी कुछ पॉलिसीज़ गलत हो सकती हैं, बट इसमें कुछ नेचुरल रीजंस भी है। भाई अब बाढ़ आ गई या कहीं सूखा पड़ गया तो उसमें राजा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर इस टाइम पीरियड में वो खर्चा बहुत कर रहा है तो पब्लिक ये ज़रूर देखेगी कि हमारे स्टेट में ये सारी प्रॉब्लम है बट किंग अभी अपनी लाइफस्टाइल तो उसी तरह जी रहा है। ओके, इधर ये फिनिश होता है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग है आपकी बुक में, ऐसा आप एनसीईआरटी में देखोगे। तो जो हेडिंग 1.2 है इसमें आपको ऐसा दिया हुआ है, हाउ अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपेंस। ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैसे होता था? तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि बैड हार्वेस्ट होगी। बैड हार्वेस्ट मतलब फसल अच्छी नहीं होगी। फसल अच्छी नहीं होगी तो क्या होगी, जाहिर सी बात है, फसल अच्छी नहीं यानी सप्लाई कम हो जाएगी। स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन्स, स्कैरसिटी मतलब कमी, स्कैरसिटी मतलब कमी। किसकी कमी? ग्रेन्स की। भाई फसल ही अच्छी नहीं होगी तो ग्रेन्स कहाँ से आएंगे, तो उसकी कमी हो जाएगी। जब फूड ग्रेन्स की कमी होगी, डिमांड तो भाई उतनी रही, ऐसा तो है नहीं कि लोग खाना छोड़ देंगे, लोग तो खाना खाना रखेंगे, अपना कंटिन्यू करेंगे, उनको ज़्यादा अनाज चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं है, कमी है। तो जाहिर सी बात है फिर थर्ड स्टेप क्या होगा कि जो फूड प्राइसेस है वो बढ़ जाएंगे, खाने पीने के जो दाम है वो बढ़ जाएंगे अनाज के। अब जब खाने के पीने के प्राइसेस बढ़ेंगे तो जो गरीब आदमी है वो ब्रेड नहीं खरीद पाएगा। ये नेक्स्ट पॉइंट यही बात कर रहा है, ये वाला पॉइंट, कि जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो गरीब ब्रेड नहीं खरीद पाएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही भूखा मर जाएगा, लेकिन मान लो 3 टाइम खाएगा तो अब 1 टाइम खाने लग जाएगा। अब इससे क्या होगा, पहली बात तो वीकर बॉडीज, शरीर में कमजोरी आएगी। ये 5वां पॉइंट है, शरीर में कमजोरी आ जाएगी। इसके साथ साथ क्या होगा, दंगे होंगे, फूड राइट्स, राइट्स मतलब दंगे,
लोग दंगा करेंगे रोड पे ना कि भाई फूड के प्राइसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं। आप देखो प्याज का दाम बढ़ता है तो लोग सड़क पे आते ही नहीं आते, सरकार को गाली देते हैं। या सिलेंडर महंगा होता है या कुछ खाने पीने की चीज़ें महंगी, टमाटर महंगा होता है तो सड़कों पे आ जाती हैं महिलाएं, हल्ला करती हैं। तो दो चीज़ें होंगी, वीकर बॉडीज होंगी, लोग कमज़ोर होंगे और साथ ही साथ दंगे फसाद होंगे। अब जब बॉडी कमज़ोर होगी तो डिजीजेस बहुत इजीली फैलेंगे। जब बॉडी में आपकी ताकत ही नहीं है, आप वीक हो, तो आप बहुत जल्दी बीमार पड़ोगे। और ऐसा नहीं कि एक आदमी अकेला बीमार पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिल रहा है तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन बीमार पड़ेगी। और जब बड़े लेवल पे लोग बीमार होते हैं या से शिकार होते हैं किसी बीमारी का तो उसे एपिडेमिक कहते हैं। ठीक है। देन जब डिजीज बढ़ेंगे तो भाई डेथ्स भी ज़्यादा होंगी, लोगों की डेथ ज़्यादा होंगी। आज के जैसा नहीं है कि उस टाइम इतना सारा इलाज दवाइयाँ थी, ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम पे। इलाज था, बहुत ही लिमिटेड लोगों को मिलता था इलाज, सबको अफोर्ड नहीं कर पाता था। इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं थी मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ में। तो भाई जब भी डिजीज़ एपिडेमिक्स आते थे तो बहुत सारे लोग मारे जाते थे। इसी तरह ये जो फूड राइट्स होते थे, हमने जो पहले देखा था, फूड राइट्स होंगे तब भी लोग मारे जाएंगे। ये देखो, जब फूड राइट्स होंगे तो उससे भी क्या होगा, उससे भी लोग मारे जाएंगे। ठीक है, तो इस टेबल को आप अपनी बुक में कंप्लीट कर लेना, समझ भी लेना यहाँ से। दोस्तों अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है 1.3, और इस हेडिंग का जो टॉपिक है वो है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। इसका मतलब ये है कि अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि फ्रांस में आप देखोगे एक नया सोशल ग्रुप उभर के सामने आता है जिसको मिडिल क्लास कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो लोग ना तो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, कहीं बीच में लाए करते हैं। ठीक। इनमें से मर्चेंट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, और इनकी एक और ख़ास बात होती है कि पढ़े लिखे होते हैं। तो अभी हम आगे देखेंगे, समझते हैं कि कैसे ये मिडिल क्लास जो नई डेवलप हुई फ्रांस में, इमर्ज हुई, इसने बहुत सारी चीज़ों का विरोध किया जो फ्रांस की सोसाइटी में चल रही थी, उसके खिलाफ थी ये। अब एक एक करके समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। पहले मैं पॉइंट को रीड करूंगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट पॉइंट है peasants and workers revolts earlier attempts. In the past, peasants and workers had revolted against high taxes and food scarcity, but they lacked resources, organization, and concrete programs to bring long-term social or economic changes. तो दोस्तों अब हो क्या रहा था, ऐसा नहीं था कि ये जो सारी फ्रांस में दिक्कतें चल रही थी, फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे, अलग अलग स्टेट्स में इनइक्वालिटी थी, इसके खिलाफ किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन जब भी कोई आवाज़ उठाते थे, खासकर कौन, पीजेंट्स, किसान, और जो वर्कर्स होते थे फैक्ट्री के, ये सब लोग आवाज़ उठाते थे। लेकिन दिक्कत क्या होती थी कि इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। पहली दिक्कत थी कि इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, गरीब लोग थे बेचारे। तो ये चाह कर भी अपने प्रदर्शन को, अपने विरोध को, अपने अपोजिशन को बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं कर पाते थे। इसी तरह इनके पास ऑर्गेनाइजेशन की पावर नहीं थी, संगठित नहीं थे, यूनिटी नहीं थी, कुछ पता नहीं था। जैसे अगर हम आपको ही बिना किसी लीडर के भेज दें कि जाइए जाके सड़क पे किसी चीज़ के लिए आंदोलन करिए, तो बहुत ही इम्पॉसिबल सी चीज़ है। अनटिल एंड अनलेस कोई एक लीडर है जो क्या कर रहा है, सारे आंदोलन को चला रहा है। जैसे आप बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाएं और स्कूल के खिलाफ कुछ विरोध करने लग जाएं, तो जब जब तक आपके पास कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो बहुत तेज तर्राट होगा, जिसको मतलब लीडरशिप जिसके अंदर होगी, आप भीड़ की तरह कुछ नहीं कर पाओगे। सिमिलरली भीड़ तो थी, पीजेंट्स थे, बहुत सारे वर्कर्स थे, बहुत बड़ा वर्क था सोसाइटी का, लेकिन इनके पास ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स नहीं थे, यूनिटी नहीं थी, कुछ पता नहीं था किसी को कैसे विरोध करना है, क्या करना है। देन अगेन वही चीज़, कोई कॉन्क्रीट प्रोग्राम नहीं था इनके पास, कोई प्लान नहीं था कि कैसे हम लोग चेंजेस लाएंगे। और कैसे चेंजेस लाने की कोशिश में थे, सोशल और इकोनॉमिक। सोशल का मतलब ये जो स्टेट्स का सिस्टम था इसको ख़त्म करना चाहते थे, नहीं कर पाए। इकोनॉमिक चेंजेस मतलब कि भाई ये जो रिच वर्सेस पुअर है, जो गैप है, इसको कम करना था, तो ये भी नहीं कर पाए। ना स्टेट्स को ख़त्म कर पाए, इनइक्वालिटी को भी नहीं ख़त्म कर पाए, रिच वर्सेस पुअर के गैप को भी नहीं ख़त्म कर पाए। क्यों? क्योंकि ना तो इनके पास कोई लीडर था, ना इनके पास रिसोर्सेस थे, और ना इनके पास ऑर्गेनाइजेशन था, इनका कोई ग्रुप ही नहीं था। बस सब इकट्ठा हो जाते थे, हल्ला करते थे, और किंग अपनी आर्मी की मदद से या कैसे भी करके इनको हटवा देता था। तो
पहले भी रिवोल्ट हुए थे वर्कर्स के और पीजेंट्स के, लेकिन वो रिवोल्ट सक्सेसफुल नहीं थे। क्यों सक्सेसफुल नहीं थे, रीजन हमने आपको बता दिया। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये जो मिडिल क्लास है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, लीडरशिप बाय द मिडिल क्लास। अभी हमने क्या बात की कि पहले के जो रिवोल्ट थे वो फेल क्यों होते थे, क्योंकि इनके पास कोई लीडर नहीं था। लेकिन अब वो लीडरशिप इनको कहां से मिली, मिडिल क्लास से। मिडिल क्लास ने लीडरशिप मिडिल क्लास ने लीडरशिप का काम किया, लीडरशिप देने का काम किया इस पूरे रिवोल्ट को। Change was eventually led by the prosperous and educated groups within the third state who had access to new ideas. तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जो चेंज थे वो इवेंचुअली यानी आखिरकार किसने लेड किए, लेड मतलब किसने लीड किया, किसने लीडरशिप ली, बाय द प्रॉस्परस यानी जो अमीर एंड एजुकेटेड ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट के अंदर जो पढ़े लिखे और रिच लोग थे। जैसे हमने क्या पढ़ा था कल, मर्चेंट्स थे, कुछ कुछ लॉयर्स थे, कुछ ऑफिशियल्स थे जो पढ़े लिखे भी थे और जिनके पास पैसे भी थे। तो इन लोगों ने क्या किया, मिडिल क्लास के जो लोग थे, इन्होंने ये जो पीजेंट्स थे और जो वर्कर्स थे, ये इनकी आवाज़ बने। सोसाइटी में बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, वो खुद अपनी मांग नहीं रख पाते हैं। तो कोई पढ़ा लिखा आदमी या कोई दूसरा जागरूक आदमी, अवेयर आदमी क्या करता है, उनके बदले आवाज़ उठाता है कि देखिए गरीबों की झोपड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं या उनको उनके हक का पैसा नहीं मिल रहा है, तमाम चीज़ें। तो सिमिलरली उस टाइम पे जो पीजेंट्स और वर्कर्स थे, मिडिल क्लास के प्रॉस्परस यानी जो अमीर लोग थे और जो एजुकेटेड लोग थे, इन्होंने उनकी लीडरशिप की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया। ठीक है। और इसका एक और रीज़न ये था कि भाई ये जो एजुकेटेड क्लास थी, मिडिल क्लास, इनके पास न्यू आइडियाज़ भी थे। कौन कौन से आइडियाज़ थे अभी हम देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इमरजेंस ऑफ द मिडिल क्लास 18th सेंचुरी। अभी हम ये देखते हैं कि ये जो मिडिल क्लास नाम की चीज़ है, ये मिडिल क्लास वाले लोग हैं कौन और ये कैसे इमर्ज हुए, मतलब ये सीन में कैसे आए, ये कहाँ से आ गए। अभी तक तो कहीं इनकी बात नहीं हो रही थी। तो ये दोस्तों वो लोग थे, थर्ड स्टेट के वो लोग जिनके पास पैसे आ गए थे, दोज हु गेन्ड वेल्थ। जिनके पास गेन्ड मतलब पाना, वेल्थ मतलब पैसे, दौलत। तो इनके पास पैसे आ गए थे। कैसे आए थे, क्योंकि ये वो लोग थे जो ओवरसीज ट्रेड करते थे, यानी बाहर के देशों से, बाहर के किंगडम से ट्रेड करते थे, लेन देन करते थे, सामान खरीदते बेचते थे। जैसे वुलन और सिल्क टेक्सटाइल, यानी वुलन कपड़े और सिल्क के कपड़े वगैरह बेचते थे इधर उधर। और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग भी करते थे। मैन्युफैक्चरिंग मतलब इनके छोटे मोटे कारखाने थे जहाँ पे ये चीज़ें बनाते थे। तो इन कारणों से इनके पास बाकी थर्ड स्टेट के लोगों से ज़्यादा पैसे थे। ठीक है। और यही लोग आगे चल के मिडिल क्लास वो जो ग्रुप है वो फॉर्म करते हैं। These goods were either exported और सोल्ड टू वेल्दी फ्रेंच सोसाइटी। अब ये लोग जो अपने मैन्युफैक्चरिंग करते थे या जो सिल्क और वुलन बेचते थे इधर से उधर, या तो ये उसको एक्सपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट मतलब बाहर बेच देते थे किसी दूसरे देश में या कंट्री में, या कह लो कंट्री तो उस टाइम ज़्यादा नहीं थी, कहना ही बेकार है कंट्री, किंगडम्स कह लो, अलग अलग एरियाज में बेचते थे। या ये क्या करते थे कि फ्रांस में ही जो बड़े लोग हैं उनको बेचते थे, जैसे नोबेल्टी क्लर्जी वाले, इनको बेच देते थे। तो इस कारण से इनके पास पैसे थे। अब ये मिडिल क्लास में आते कौन कौन लोग थे, तो इसका एग्जांपल है मर्चेंट्स, ये जो चीज़ें खरीदते बेचते हैं। देन मैन्युफैक्चरर्स, जो चीज़ें बनाते हैं। लॉयर्स, वकील लोग थे। और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल जो किंग के कोर्ट में काम करते थे। तो ये जो सारे लोग थे, इन्हीं को मिडिल क्लास कहा जा रहा है। ठीक है। अब आइए फोर्थ पॉइंट पे, जो बात कर रहा है बिलीफ्स ऑफ द मिडिल क्लास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये वाला पॉइंट। हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो मिडिल क्लास के लोग थे, इनकी सोच क्या थी, ये किन चीज़ों पे बिलीव करते थे, इनका विश्वास किन चीज़ों पे था। तो दोस्तों, सबसे जो पहला बिलीफ था, सबसे पहला जो इस ग्रुप का मानना ये था कि ये वो लोग थे जो प्रिविलेजेस को रिजेक्ट करते थे। जैसे हमने कल क्या पढ़ा था कि क्लर्जी के लोगों को बचपन से ही प्रिविलेज मिली थी कि उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। टैक्स तो देते नहीं थे, साथ ही साथ टैक्स जमा ज़रूर कर लेते थे। कौन सा टैक्स जमा करते थे, ये आप मुझे नीचे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आपको मुझे क्या बताना है कि क्लर्जी कौन सा टैक्स लेते थे,
उस टैक्स का नाम क्या था और उस टैक्स का मतलब क्या था, कितना टैक्स था, वो किससे लिया जाता था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा। आपको कमेंट करके क्या बताना है कि क्लर्जी कौन सा टैक्स लेते थे। ठीक है, तो ये जो मिडिल क्लास के लोग थे ये पुअर लोग की तरह चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर लेते थे कि अच्छा क्लर्जी टैक्स नहीं देगा, नोवेल्टी टैक्स नहीं देगा, हम लोग टैक्स देंगे। इनके मन में भी गुस्सा था पुअर लोग के मन में, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं थे। तो मिडिल क्लास ने डायरेक्टली इस चीज़ का खंडन किया, इस चीज़ को रिजेक्ट किया। दे वर नॉट इन व्यू। उनका ये कहना था कि ये जो प्रिविलेजेस बचपन से मिल रही हैं, छूट जो बचपन से ही मिल रही है लोगों को, कि ये लोग टैक्स नहीं देते हैं बल्कि उल्टा टैक्स लेते हैं, ये गलत है। तो इनका जो पहला बिलीफ ये था कि बाय बर्थ, कि कोई आदमी अगर क्लर्जी में पैदा हो रहा है तो उसको बचपन से ही सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ें ये लोग नहीं मानते थे। दूसरा, ये मानते थे कि समाज में जो भी पोजीशन मिल रही है किसी को, जो भी सोशल पोजीशन है, वो मेरिट बेस्ड होनी चाहिए। मेरिट बेस्ड मतलब काबिलियत के हिसाब से। इनका ये मानना था कि जो काबिल है उसे आप अच्छी पोजीशन पे बैठाओ, उसको आप बड़ा आदमी बनाओ, चलेगा, लेकिन सिर्फ बर्थ के बेसिस पे नहीं। तो इन्होंने बर्थ के बेसिस पे प्रिविलेजेस को क्या किया, रिजेक्ट किया। और इन्होंने बोला कि ये जो सोशल पोजीशंस हैं, कि आप बड़े आदमी बन जा रहे हैं सोसाइटी में केवल इसलिए क्योंकि आपके फादर क्लर्जी से बिलोंग करते थे, आप नोबेल्टी से बिलोंग करते थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी मेरिट बेस्ड, यानी जो काबिल है उसे मौका मिलना चाहिए, उसे अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, उसे बड़ी पोजीशन मिलनी चाहिए। देन द नेक्स्ट थिंग इज कि इन्होंने फ्रीडम की बात की। एडवोकेटेड फ्रीडम मतलब इन्होंने फ्रीडम के पक्ष में बात की। दे वांटेड कि सोसाइटी में लोगों को फ्रीडम मिले, आज़ादी मिले और इक्वालिटी बिफोर लॉज मिले, यानी कानून के सामने सब बराबर हो। ऐसा ना हो कि क्लर्जी वाले मेंबर को या जो नोवेलिटी वाला आदमी है उसको ज़्यादा प्रिविलेजेस मिल रही हैं, ज़्यादा छूट मिल रही है, और लॉ भी उसको क्या कर रहा है, कानून भी उसको क्या कर रहा है, अनइक्वली ट्रीट कर रहा है, उसको अलग से बेनिफिट देता है और गरीबों को बेनिफिट नहीं देता। तो इन्होंने इसके खिलाफ बात की। दे वॉन्टेड दैट एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर बिफोर द लॉ। तो इन्होंने इस बारे में बात की, इक्वालिटी बिफोर लॉ की। देन इन्होंने ये बोला कि सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज, सबको बराबर मौके, अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, जस्ट बिकॉज कोई व्यक्ति थर्ड स्टेट से बिलोंग करता है इसलिए उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, या कोई व्यक्ति क्लर्जी या नोबेलिटी से बिलोंग करता है तो उसको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलनी चाहिए। तो इन्होंने इस बारे में बात की कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। तो ये थर्ड स्टेट के बिलीव्स थे, मतलब वो किन किन चीज़ों में, किन आइडियाज़ में बिलीव करते थे। आज के टाइम में ये सुनना बहुत इजी है कि भाई फ्रीडम की बात कोई कर रहा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात कर रहा है, लेकिन उस टाइम पे ये आइडियाज़ बहुत रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे, बहुत ही नए थे। और अगर कोई व्यक्ति इनकी बात कर रहा था तो इसका मतलब कि वो काफ़ी एजुकेटेड, काफ़ी अवेयर था। इसीलिए मिडिल क्लास की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जो अभी हमने देखा। ठीक है, तो इन्होंने प्रिविलेजेस के खिलाफ बोला। इन्होंने बोला प्रिविलेजेस नहीं मिलनी चाहिए, जो भी चीज़ें लोगों को मिल रही हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ या फ़ायदे मिल रहे हैं, वो मेरिट बेस्ड होने चाहिए, जो काबिल है उसको मिलने चाहिए। फिर इन्होंने फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात की। किसने? मिडिल क्लास ने। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है पॉइंट नंबर 5, फिलोसफिकल इन्फ्लुएंसेस एनलाइटनमेंट थिंकर्स। दोस्तों, अब हम कुछ ऐसे थिंकर्स के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे बड़े जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बौद्धिक जो वर्ग था फ्रांस में, या ऐसे लोग थे जिनके आइडियाज़ काफ़ी, उसने लोगों को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, जैसे जॉन लॉक की बात करते हैं, तो जो पहले थिंकर्स आपको पढ़ने इस किताब में, अपनी एनसीईआरटी में, वो है जॉन लॉक। जॉन लॉक ने किताब लिखी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जिस बुक में इन्होंने ये जो डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट ऑफ किंग्स का आइडिया था, इसको इन्होंने रिजेक्ट किया, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। अब डिवाइन राइट क्या है ये समझ लीजिए। जो डिवाइन राइट है बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसमें होता क्या था दोस्तों, एक्चुअली जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं,
इस समय यूरोप में जो किंग होते थे, मोनार्क होते थे, उन्होंने अपनी इमेज ऐसी बना रखी थी कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है। उनको ये जो पावर मिली है रूलर बनने की, ये उनको भगवान ने दी है। ठीक है। और इसीलिए इसको डिवाइन राइट कहते थे। ये कहते थे डिवाइन राइट, ये उनका डिवाइन राइट है। और एब्सोल्यूट थी इनकी पावर। एब्सोल्यूट का मतलब ये जो चाहे करें। ठीक है, नो बडी कैन क्वेश्चन देम। तो किंग्स का, मोनार्क्स का ये कहना था कि वो किसी इंसान के कहने से किंग नहीं बने, किसी लोगों के कारण किंग नहीं बने। उनको किंग भगवान की मर्जी से बनाया गया है। वो भगवान की मर्जी से किंग बने, इसीलिए उनकी अथॉरिटी को, उनकी पावर को कोई क्वेश्चन नहीं करे। ठीक है। और आमतौर पे लोग भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते थे। ठीक है। बट जॉन लॉक जैसे थिंकर्स ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बोला कि ऐसा कोई भी डिवाइन राइट नहीं होता है, और ये बिल्कुल ही इलॉजिकल सी बात है कि हम ये मान लें कि किसी इंडिविजुअल को भगवान ने राइट दिया कि तुम जाओ, लोगों को जैसा मन चाहे वैसे ट्रीट करो, वैसे रूल करो। देन दूसरे थिंकर्स थे जीन जैकस रूसो। ठीक है, आप रूसो के नाम से इनको ज़्यादा सुनेंगे। तो रूसो ने आइडिया दिया कि ये जो किंग है और जो पब्लिक है, जो लोग हैं, इनके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक तरह की डील होती है। और रूसो ने बोला कि किंग तभी तक रूलर है जब तक लोगों की विल है। लोगों की विल मतलब लोगों की इच्छा है। तो रूसो ने क्या बोला कि किंग तभी तक किंग है जब तक लोगों की इच्छा है, लोगों की मर्जी है। अगर लोग चाहें, अगर लोगों को किंग का रूल पसंद ना आए, तो वो उस किंग को हटा भी सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी। आप उस टाइम के हिसाब से सोचो, जिस टाइम पे राजा को भगवान माना जाता है, गॉड माना जाता है, उस टाइम पे एक थिंकर ने बोला कि नहीं, राजा भगवान नहीं है, राजा राजा है। और वो भी किस लिए? सिर्फ इसलिए कि लोगों की इच्छा है, लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, लोगों ने डील की है। उन्होंने अपने में से किसी एक को चुन के रूलर बनाया है, और जब उनका मन करेगा वो उस रूलर को हटा सकते हैं। ठीक है। और उसने बोला कि रूलर केवल और केवल लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है। उसने बोला कि रूलर क्या है? लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है। वो कोई भगवान नहीं है, ना भगवान का आदमी है। वो रिप्रेजेंटेटिव है, जिसके और पब्लिक के बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक डील है। देन द थर्ड थिंकर वॉज मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने तो और भी बेहतरीन बात की अपने एक किताब में, जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। सॉरी, कट गया। इसको आपको तीनों थिंकर्स और इनकी जो किताबें हैं, जैसे जॉन लॉक के बारे में आप देख लीजिएगा, रूसो के बारे में पढ़ लीजिएगा, और मॉन्टेस्क्यू के बारे में याद कर लीजिएगा। इसकी और जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू की किताब जो बुक है, इसका नाम याद कर लीजिएगा। क्या बात करते हैं अपनी किताब में, उसको याद कर लीजिएगा। रूसो के बारे में आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर याद रखिएगा कि इन्होंने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी थी, उसके बारे में बता दीजिएगा। तो मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉस किताब में बोला कि जो गवर्नमेंट है उसमें तीन डिवीजन होने चाहिए, पावर बांटी जानी चाहिए तीन ऑर्गन्स में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो हम लोग आज भी अपने देश में यूज़ करते हैं। मतलब उसने बोला, मॉन्टेस्क्यू ने बोला कि जो पावर है उसको इस तरह से डिवाइड करना चाहिए कि एक ग्रुप किसका हो? लेजिस्लेटिव का। लेजिस्लेटिव मतलब वो ग्रुप जो क्या बनाता है? जो लॉज बनाता है। फिर दूसरा ग्रुप कैसा बनना चाहिए? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब जो उस लॉज को इम्प्लीमेंट कराते हैं। फिर थर्ड उसने बोला कि एक ऑर्गन बनना चाहिए जुडिशरी का, मतलब जिसमें कोर्ट्स वगैरह आते हैं। तो ये भी बहुत रेवोल्यूशनरी आइडिया था। आज के टाइम पे बहुत ईजी लग रहा है क्योंकि हमने तो भाई सुना है, देखा है। बट उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ा आइडिया था कि उसने बोला कि पावर को डिवाइड कर दो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। सिक्स्थ पॉइंट इज कि फ्रांस में उस समय अमेरिकन रेवोल्यूशन का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आया। अब फ्रांस में इस रेवोल्यूशन से पहले हमने क्या पढ़ा था कि फ्रांस की आर्मी, फ्रांस ने काफ़ी सारा पैसा अमेरिकन कॉलोनीज़ में लगाया था, जहाँ पे अमेरिकन कॉलोनीज़ के लोग ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए। तो जब अमेरिका आज़ाद हुआ, अमेरिकन कॉलोनीज़ आज़ाद हो गई, तो इसका बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस फ्रांस के ऊपर पड़ा, वहाँ के लोगों पे पड़ा।
जिन्होंने देखा कि पहली चीज़ कि वहाँ के लोग इंडिपेंडेंट हो गए, उनके ऊपर किसी बाहर के पावर का रूल नहीं है, कोई किंग नहीं है, ठीक है। देन एक और बड़ी चीज़ हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया अमेरिका ने, यूएसए ने क्या अडॉप्ट कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बोला कि हमारे कंट्री में कोई मोनार्की नहीं रहेगी, हमारी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगी, संविधान से चलेगी, कुछ रूल्स से चलेगी, कुछ ऐसी नियम से चलेगी जो एक किताब में लिखे होंगे, और हमारी पूरी कंट्री, हर व्यक्ति उस नियम के अनुसार चलेगा, उस नियम के हिसाब से चलेगा। ये तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि फ्रांस में तो कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। वहाँ तो भाई जो किंग चाहे, किंग की पावर एब्सोल्यूट थी, किंग अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो पहली चीज़ फ्रांस के लोगों ने देखा कि यार हमने जिस लड़ाई में पार्ट लिया वहाँ के लोग इंडिपेंडेंट हो गए और हम खुद इंडिपेंडेंट नहीं है। देन उन्होंने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन भी यूएसए में बन गया, और बड़ी बात कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिविजुअल राइट्स की बात की गई। अभी तक फ्रांस के लोग भेड़ बकरी की तरह थे, उनका कोई राइट नहीं था, जो किंग चाहे वो करे। लेकिन उन्होंने देखा कि अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन बना है और उस कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिविजुअल राइट्स की बात की गई है, यानी हर व्यक्ति को कुछ राइट्स मिले हैं। ऐसा नहीं कि लोग एक ग्रुप की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं, एक एक इंडिविजुअल को राइट्स मिले हुए हैं अमेरिका में। तो इन सारी चीज़ों ने फ्रांस के जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे, जो फ्रांस के पढ़े लिखे लोग थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, बौद्धिक जो वर्ग था फ्रांस का, वो लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए इस चीज़ से, और उनको लगा कि यार हमारे देश में, हमारे किंग मतलब हमारे फ्रांस में भी ऐसी सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो पॉइंट नंबर 7 क्या बात कर रहा है, स्प्रेड ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज़। तो जब ये अलग अलग जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो जैसे बड़े बड़े थिंकर्स के आइडियाज़ जब लोगों के सामने आए, तो पीपल स्टार्टेड डिस्कसिंग इट। और वो कहाँ डिस्कस करते थे, सैलॉन्स में। अब ये सैलॉन्स वो सैलॉन्स नहीं जो आज के टाइम हम देखते हैं। सैलॉन्स का मतलब यहाँ पर है गैदरिंग, यानी फ्रांस में से मान लो कोई ऐसी जगह जहाँ पे काफ़ी सारे लोग मिलते जुलते हैं, आपस में बातें करते हैं। तो सैलॉन्स में इन सारे न्यू आइडियाज़ पे बात होने लग गई। इसका मतलब क्लियरली क्या पता चल रहा है कि फ्रांस में अवेयरनेस आने लग गई, लोग जागरूक होने लग गए इन सब आइडियाज़ को लेके, फ्रीडम, ये सारे आइडियाज़, ठीक है। देन इसके बाद ये आइडियाज़ बुक्स में और न्यूज़पेपर्स में भी पब्लिश होते थे, तो वहाँ पर भी क्या होने लगा, ये आइडियाज़ लोगों को समझने को, पढ़ने को मिलने लग गए, तो इससे अवेयरनेस और बढ़ी, ठीक है। देन अब मान लो कि अ, ये 5 लोग, 4 लोग हैं, 4 में से 3 इलिटरेट है। इलिटरेट मतलब अनपढ़ हैं, इन्होंने मतलब इनको पढ़ना नहीं आता। तो ऐसे लोगों को न्यूज़पेपर तो पढ़ने में आएगा नहीं, ना ही बुक्स पढ़ पाएंगे। तो अगर ये बाकी जो लोग हैं ये लिटरेट हैं, अगर ये पढ़े लिखे हैं, तो ये क्या करते थे कि उस अखबार को या बुक को तेज तेज बोल के पढ़ते थे ताकि इन लोगों को भी समझ में आए। तो हमें क्या पता चला इससे कि जो लिटरेट लोग थे वो ये चाहते थे कि जो इलिटरेट लोग हैं वो भी इन आइडियाज़ को समझें, हालांकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो उन आइडियाज़ को सुन के समझते थे। तो इस पॉइंट से हमको ये समझ में आया कि फ्रांस में एक अवेयरनेस, एक जागरूकता आ रही थी इन सारे न्यू आइडियाज़ को लेके। कौन से न्यू आइडियाज़, मोनार्की क्यों गलत है, क्यों अच्छी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें, डिवाइन राइट क्यों सही नहीं है, ये सारी चीज़ें जो नए नए आइडियाज़ थे ये फ्रांस में धीरे धीरे स्प्रेड होने लग गए, फैलने लग गए। और ये लोग चाहते तो सिर्फ आइडियाज़ लिख देते, लेकिन इन्होंने रेवोल्यूशनरी इसलिए लिखा है क्योंकि ये आइडियाज़ उस समय के हिसाब से बहुत न्यू थे और बहुत ही क्रांतिकारी थे, रेवोल्यूशनरी थे, एकदम अलग थे। तो उस समय इन आइडियाज़ की बात करना मतलब बहुत ही बड़ी बात थी, इसलिए इसको रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ कहा गया है। दोस्तों लास्ट पॉइंट है इमीडिएट ट्रिगर फॉर डिसकंटेंट। अब ऐसा समझो कि 2 लोग हैं, ए और बी। ए और बी में बातचीत नहीं होती है, दोनों के बीच में पंगा चलता है, झगड़ा चलता है, लेकिन लड़ाई नहीं होती है, हाथापाई नहीं होती, मार धाड़ नहीं करते। लेकिन अचानक से बी ने एक दिन किसी बात को लेकर गाली दे दी ए को, तो ए ने फिर बी की पिटाई कर दी। तो दोनों के बीच में सब कुछ सही नहीं था, लेकिन मार पिटाई नहीं हो रही थी। मार पिटाई क्यों हुई, क्योंकि बी ने उसको एक दिन गाली दे दी। तो ये जो गाली था, ये गाली थी, इसने किसका काम किया, ट्रिगर का, इसने चिंगारी का काम किया जिसने आग को भड़का दिया। सिमिलरली
फ्रांस में सब कुछ सही नहीं था, हमने देखा फूड ग्रेन्स की किल्लत प्रॉब्लम थी, शॉर्टेज थी, फिर सोशल इनइक्वालिटी थी, सब बराबर नहीं थे, कुछ लोग को प्रिविलेज मिली थी बचपन से ही, कुछ लोग प्रिविलेज में नहीं थे, वही टैक्स भरते थे, वही सारी प्रॉब्लम झेलते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ अचानक से कि फ्रांस में रेवोल्यूशन हो गया? तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ट्रिगर था वो था टैक्सेस। जब लोगों को ये समझ में आया, ये सुनने को मिला कि किंग क्या करने वाला है, टैक्सेस को बढ़ाने वाला है, नए टैक्सेस इम्पोज करने वाला है, ठीक है, तो लोगों का गुस्सा भड़क गया। इसीलिए इधर पे लिखा है इट स्पार्क्ड एंगर। इस गुस्से को एक चिंगारी मिल गई, जैसे ही उन्होंने सुना कि टैक्सेस बढ़ने वाले या टैक्सेस नए टैक्सेस लगने वाले, तो लोगों का गुस्सा भड़का। दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। किसके लिए? जो प्रिविलेजेस मिली हैं, जो अलग से बेनिफिट्स मिले, किसको? नोबेलिटी को और क्लर्जी को। तो हमने क्या देखा, जो इमीडिएट ट्रिगर, मतलब ऐसी क्या चीज़ थी इसने अचानक से ट्रिगर कर दिया इस रेवोल्यूशन को? तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर था ये टैक्सेस का बढ़ना। ये जो खबर सुनने को मिली लोगों को कि राजा टैक्स बढ़ाने वाला है, तो इसने लोगों को भड़काया, और लोगों ने फिर जो प्रिविलेजेस मिल रही थी सोसाइटी में क्लर्जी को और नोबेलिटी को, लोगों ने उसके खिलाफ भी बोलना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये आज का वीडियो फिनिश होता है, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है? जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो इसी क्लास में या इच्छुक है पढ़ने के, इंटरेस्टेड है, तो उसको उनको शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टारगेट लेके हम लोग चल रहे हैं कि इस चैप्टर के ख़त्म होते होते हमारे 600 सब्सक्राइबर्स हो जाएं। तो 600 सब्सक्राइबर का टारगेट है इस फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर के ख़त्म होने तक। आई नो डिफ़िकल्ट है, चैनल की रीच बहुत ज़्यादा है नहीं, बट कोई बात नहीं, लक्ष्य बड़ा बनाने में क्या प्रॉब्लम है। इसके साथ ही आगे के वीडियोस के लिए तैयार रहिएगा। डेली मैं कोशिश करूंगा एक ही टाइम पे वीडियोस पोस्ट करूं, कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि 8 बजे तक आपके पास एक वीडियो डेली आ जाए, ठीक है? अब कमेंट सेक्शन का यूज़ करिएगा ये बताने के लिए, आज का क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया है कि क्लर्जी एक टैक्स कलेक्ट करता था फ्रांस में, उस टैक्स का नाम क्या था, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट टैक्स, और वो कितना टैक्स था, कितना टैक्स कैसे लिया जाता था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है? और अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ अच्छी लगी तो आप वो भी प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं जानने चाहूँगा कि आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, आप वो भी बिल्कुल शेयर करिएगा। आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म, जो भी चीज़ें ख़राब हैं उनको मिलकर सही करेंगे, हमारा चैनल है। और कोई आपका और कोई और रिक्वेस्ट है, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, तो आप उसकी रिक्वेस्ट भी यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। रिक्वेस्ट तो क्या करोगे, आपका चैनल है, आप ऑर्डर करो, आदेश करो, ठीक है? थैंक यू सो मच, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। Thanks for watching. Stay curious, stay optimistic, and don't forget to subscribe.